हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बंगाल की एक छोटे से गांव में रह रही एक महिला के साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुने और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको रात को नींद नहीं आएगी। दोस्तों, मैं बंगाल की रहने वाली हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। और आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ बताऊंगी जिसको मैंने कहानियों का रूप देकर आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ। मेरे डॉक्टर बनने के कई साल बाद जब मैं अपने गांव में अपने दादा दादी से मिलने गई तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और आपको तो पता ही है, हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन गांव में आकर सारे मॉडर्न तौर तरीके भूल ही जाते हैं और जैसे हम पहले गांव में रहते थे ठीक वैसे ही रहने लगते हैं। गांव में आने के बाद मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आने लगी थी। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ ही सोती थी और उनसे रात रात भर भूतों की डरावनी कहानियाँ सुनती रहती थी। तो आज जब इतने सालों के बाद अपने दादा दादी को देखा तो फिर से वही फीलिंग जाग उठी। ठंड का मौसम था और करीब शाम के 7:30 बज रहे थे और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। साथ में मैं अपने दादा दादी के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी और बीच में आग जल रही थी जिसमें मेरी दादी शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को पका रही थी और उसमें से चट चट की निकल रही आवाज़ माहौल को काफ़ी डरावना और मज़ेदार बना रही थी। मैंने अपने हथेलियों को रगड़ते हुए कहा, दादाजी, आज तो आपको कोई डरावनी सी कहानी सुनानी पड़ेगी क्योंकि इतने सालों के बाद अब मैं आपसे कहानी सुन रही हूँ। फिर मेरे दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटे, तुम सुधरी नहीं हो, अभी भी वैसी ही चुलबुली और नटखट सी हो। फिर अचानक ही मेरे दादाजी की आवाज़ बदल गई और उन्होंने अपनी आवाज़ को भारी करते हुए कहा, तो सुनो, हमारे बंगाल में एक ट्रेडिशन है जिसको बंगालीज आज भी फॉलो करते हैं और उस ट्रेडिशन का नाम है काल रात्रि। ये रात वो रात होती है जिसमें पति और पत्नी की पहली रात होती है और इस दिन बंगालीज सुहाग रात नहीं मना सकते। शादी के बाद लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो वो सारी रस्म पूरी होने के बाद वो अपने ससुराल में पहली रात जो उसकी सुहाग रात होती है वो रात अपने पति के साथ रूम में नहीं बिता सकती। और यहाँ तक कि उस रात पति और पत्नी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते और ना ही एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। इस नियम पर बड़ी ही कड़ी निगरानी रखी जाती है और आज भी ये ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है और ये बात बिल्कुल सच है। तो मैंने अपने दादाजी से सवाल किया, दादाजी, आखिर इस तरह नियम के पीछे क्या रहस्य है कि सुहाग रात वाले दिन पति और पत्नी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते? तो मेरे दादाजी ने बताना शुरू किया, ये बात काफ़ी साल पहले की है। बंगाल के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रूप रेखा था, लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल उल्टी थी। वो दिखने में बिल्कुल काली और भद्दी लगती थी। जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जिसके चलते गांव के सभी लोग उसे कोसते और कहते कि तेरे पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई। और गांव में सभी लोग उसको बहुत ही बुरी नज़र से देखते और हमेशा उसको कोसते रहते। उसको इस बात का काफ़ी बुरा लगता और वो धीरे धीरे सभी के ताने सुनते सुनते बड़ी हो गई। लेकिन रूपरेखा के पिताजी कभी भी उसको उल्टा सीधा नहीं बोलते थे, ना ही उसको कोई ताना मारते थे, बल्कि उसके पिताजी तो रूपरेखा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वही उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और रूपरेखा अपने पिताजी के साथ काफ़ी खुश थी। लेकिन गांव का ऐसा माहौल था कि रूपरेखा को सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे थे और रह रहकर उसको ताना मारते। जब भी वो थोड़ा सा खुश होती तो गांव वालों की बात सुनकर वो बेचारी मुरझा जाती। रूपरेखा इतनी काली थी कि पूरे गांव में जितनी महिला थी उन सभी में से उसका रंग सबसे काला था। यहाँ तक कि उसके काफ़ी काले रंग होने के कारण उसके स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और हमेशा तंग करते और उसको काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते। वो रोते रोते अपने घर आ जाती
लेकिन उसके पिताजी अपनी बेटी को चुप कराकर हमेशा उसे यही समझाते, बेटी तुम इन गांव वालों की बात मत सुना करो, ये तो जाहिल और गवार हैं। रूपरेखा के पिताजी हमेशा यही कोशिश करते कि रूपरेखा पर इन गांव वालों की बातों का असर ना हो। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और अब रूपरेखा की उम्र शादी करने लायक हो गई थी। जब भी कोई रिश्तेदार रूपरेखा को देखने आता तो उसका काला रंग देखकर बेचारी का रिश्ता टूट जाता, और अगर रूपरेखा किसी को पसंद भी आ जाए तो गांव के लोग उन रिश्तेदारों से ये कहते कि ये लड़की बहुत ही मनहूस और कुलक्ष्मी है। जब ये पैदा हुई थी तो अपनी माँ को खा गई। इस लड़की से अपने बेटे की शादी मत करो, नहीं तो ये तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना सुनकर रिश्तेदार और भी ज्यादा भड़क जाते और रूपरेखा से अपना रिश्ता तोड़ देते। जब उसके कई सारे रिश्ते टूट गए तो वो बेचारी अब गुमसुम और उदास रहने लगी थी, और अब वो अपनी माँ से बस यही कहती, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये गांव के लोग मुझे कितना ताना मारते हैं और आज मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। रूपरेखा जैसी भी थी, लेकिन उसकी भी इच्छाएं थी कि वो भी किसी और से प्यार करे, उसकी भी शादी हो और उसका भी एक शादीशुदा जीवन हो जिसमें वो खुश रह सके। उसने काफ़ी मंदिरों में जाकर मन्नत मांगी कि उसकी शादी हो जाए, और एक दिन ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। जब वो अपने घर के बाहर बैठकर थाली में चावल लेकर बिन रही थी, तभी उसको दिखा कि दूसरे गांव का एक फेरी वाला, यानी जो चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान गांव-गांव घूमकर बेचता है, वो उसी की तरफ आ रहा था। वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, गोरा रंग और काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा था वो लड़का। रूपरेखा उसको देखते ही मन बहुत पसंद करने लगी, लेकिन उसको तो पता था कि उसका काला रंग देखकर उसको कोई भी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जब फेरी वाला रूपरेखा को देखकर मुस्कुराता है तो उसको यकीन ही नहीं होता कि इतना सुंदर लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। रूपरेखा उससे श्रृंगार का सामान और चूड़ी खरीद लेती है। अब इसी तरह वो फेरी वाला रोज रूपरेखा के लिए नई नई चूड़ियाँ और नए नए श्रृंगार के सामान लाकर देता रहता, वो भी बिल्कुल कम दामों में। जब एक दिन रूपरेखा ने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चल बसे थे। फिर वो फेरी वाला कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह ये सारे सामान बेचने हैं। इतना कहकर वो फेरी वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन रूपरेखा को उससे धीरे धीरे प्यार होने लगता है, और कहीं ना कहीं वो फेरी वाला भी रूपरेखा को पसंद करने लगता है, क्योंकि वो रूपरेखा के लिए अब बहुत सारे सजने संवरने का सामान फ्री में देने लगा था। और एक दिन उस फेरी वाले ने रूपरेखा का हाथ पकड़कर चूमा और कहा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ। तो रूपरेखा बोलती है, देखो मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन शादी के पहले मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकती। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तो वो फेरी वाला बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रूपरेखा ने उससे कहा, मैं आज ही अपने पिता से इस बारे में बात करूंगी। शाम को जब उसके पिताजी खेत का काम करके वापस घर आते हैं तो वो अपने पिताजी से सारी बात बताती है। उसके पिताजी ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को कोई भी पसंद नहीं करता था, और अगर उसको कोई पसंद भी कर ले तो ये गांव वाले उसको भड़का दिया करते थे। उसके पिता ने रूपरेखा से कहा, तुम कल मुझे उस लड़के से मिलवाना। इसके बाद जब वो फेरी वाला दूसरे दिन रूपरेखा के घर आता है, तब उसके पिताजी घर पर ही रहते हैं और फिर वह बैठकर शादी की बातें करते हैं। सारी चीज़ें सुनने के बाद रूपरेखा के पिताजी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जीवन भर जो भी जमा किया था वो सब कुछ उसको दे देते हैं। 2 बीघा जमीन और कुछ गहने उसको देकर विदा कर देते हैं। दूसरी तरफ रूपरेखा सुहाग रात वाले दिन अपने बिस्तर पर बैठकर अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आता। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद रात के करीब 11 बजे अचानक से कोई दरवाज़ा पीटता है और फिर तुरंत ही वो दरवाजे को तोड़ देता है। जब रूपरेखा चौंक कर उस तरफ देखती है तो वो उसका पति होता है, जो कि पूरी तरह शराब के नशे में होता है। इतना देखकर रूपरेखा हैरान हो जाती है कि जो लड़का दिखने में इतना सुंदर और सुशील है वो इस तरह शराब पीकर आया है। रूपरेखा उसके पास जाती है और कहती है,
आप कहाँ पर थे और आज आपने शराब क्यों पी रखी है? तभी वो फेरी वाला उठता है और उसका बाल पकड़कर उसका सिर दीवार पर लड़ा देता है और कहता है, तू कौन होती है मेरे से ये सवाल करने वाली? अब रूपरेखा उसका ये घिनौना रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो फेरी वाला कहता है, तू जैसी काली और भद्दी लड़की से कौन शादी करेगा? वो तो मैं तेरे जायदाद के लालच में मैंने तुझसे शादी कर ली और तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। नहीं तो तुझ जैसी काली और भद्दी लड़की किसी के घर की बहू तो क्या, किसी के बिस्तर के लायक तक नहीं है। ये सुनकर रूपरेखा का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। फिर वो कहता है, चल नाटक मत कर, अब तो इस पेपर में साइन कर। लेकिन जब रूपरेखा पेपर में साइन करने से मना करती है तो वो उसको बहुत मारता है। कभी उसके पेट पर लातों की बौछार कर देता है तो कभी उसके सिर को दीवार से लड़ा देता है। अब रूपरेखा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो बेहोश हो जाती है। करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कुर्सी से बंधी हुई है और उसका वो जल्लाद पति उसके सामने लोहे का रॉड लेकर खड़ा है। वो फिर से उसको मारना शुरू करता है और किसी तरह करके उससे साइन करवा लेता है और उसके सारे गहने ले लेता है। इसके बाद वो रूपरेखा का बाल पकड़कर उसको जमीन से घसीटते हुए शीशे के सामने लाता है और कहता है, देख तू अपनी शकल कलमुही, कितनी भद्दी और काली दिख रही है। तुझ जैसी चुड़ैल से कौन शादी करेगा? चल मेरा काम तो हो गया, अब मैं तेरा भी काम कर देता हूँ। रूपरेखा रोते रोते गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन वो जल्लाद उसे इतना मारता है कि वो बेचारी अधमरी सी हो जाती है और फिर वो जल्लाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसको जला देता है। वो दर्द से चिल्लाती रहती है और फिर वो कहती है, हाँ मेरी शकल खराब है और मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ, लेकिन याद रखना मैं अपनी इच्छा पूरी किए बिना और पत्नी सुख पाए बिना मर रही हूँ और अब मैं चुड़ैल ही बनूंगी। और मैं श्राप देती हूँ तुम सभी गांव वालों को जिन्होंने बचपन से ही मुझे इतना कोसा और ताना दिया। जब भी कोई नया शादीशुदा जोड़ा अपनी पहली सुहागरात मनाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, और अगर जिस किसी ने भी अपनी पहली सुहागरात मनाने की कोशिश की वह उसकी काल रात्रि होगी और उसके पति की आखिरी रात होगी। और ऐसा कहकर वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब गांव के लोग आते जाते उस चुड़ैल की परछाई और उसके शिकार बनने लगे। और दूसरी तरफ रूपरेखा के पिताजी, वो तो बेचारे अपनी बेटी की मौत की खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ने के कारण मर गए। लेकिन दूसरी तरफ उसका पति अब वो किसी और लड़की से शादी करके अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था। और ये बात जब रूपरेखा को पता चली तो वो अपना बदला लेने के लिए उसके पास गई। उसने देखा कि वो दारू पीकर अपनी दूसरी बीवी को भी मार रहा है। इतना देखकर रूपरेखा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और तुरंत ही उसने उसकी बीवी के सामने उसका बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए बाहर लेकर आने लगी। लेकिन उसकी दूसरी बीवी को रूपरेखा की आत्मा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका पति रूपरेखा को बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। और जब उसने रूपरेखा की आत्मा को देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसके शराब का पूरा नशा 1 मिनट में उतर गया। वो रूपरेखा से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन रूपरेखा ने भी कहा, याद कर वो दिन जब मैंने भी तेरे सामने हाथ जोड़कर अपने जीवन के लिए भीख मांगा था और तूने मुझे इतना मारा, इतना तड़पाया, लेकिन फिर भी तेरा मन नहीं भरा और आखिर में तूने मुझे आग में जलाकर मार डाला। लेकिन रूपरेखा ने अपना बदला पूरा किया। वो मरकर भी जिंदा हुई और अपने पति को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका दिया। उसके पति की डर से दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके पेट से सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। गांव में अब जो भी शादी करता वो पहली रात मारा जाता और पेड़ पर लटका हुआ मिलता। ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लगातार जो मौतें हो रही हैं इसका कारण क्या है। जब ऐसा कई लोगों के साथ हुआ तब जाकर उस गांव के बुजुर्ग ने एक बाबा जी को बुलाया और अपने गांव में घट रही ये खौफनाक घटना के बारे में उस बाबा जी को बताया। और गांव के लोगों ने ये भी बताया, बाबा जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा हमारे गांव में आता है तो वो उसकी पहली रात होती है और दूसरे दिन वो उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लटका हुआ मिलता है।
तो बाबा जी ने कहा, आप लोग मुझे वो बरगद का पेड़ दिखाइए। फिर सभी गांव वाले और बाबा जी उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और फिर उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो बाबा एक गोल घेरा बनाकर उसमें तंत्र क्रियाएं करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद ही रूपरेखा की आत्मा सबके सामने प्रकट हो जाती है। इतना देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि ये तो रूपरेखा है जिसका हम लोग बचपन से ही मजाक उड़ाते आ रहे थे। जब उस बाबा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो रूपरेखा ने अपनी सारी आप बीती उस बाबा जी को बताया, जिसे सुनकर गांव वालों को भी बड़ा दुख हुआ। तो उस बाबा ने कहा, बेटी तुम इन सभी गांव वालों को माफ कर दो। लेकिन रूपरेखा ने कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जब बाबा ने उसे काफी देर तक मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो बाबा ने उसी बरगद के पेड़ के पास उसे बांध दिया और वो किसी और को परेशान नहीं कर सकी। लेकिन बाबा ने उन गांव वालों से ये कहा, इसके दिए हुए श्राप को मैं नहीं हटा सकता, क्योंकि भले ही वो चुड़ैल बन गई है, लेकिन जो उसने श्राप दिया है सचमुच उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, इसलिए भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं और ये श्राप आजीवन इस गांव में रहेगा। तो आज से आप सभी याद रखना, इस गांव में जो भी विवाह करके आएगा वो अपनी पहली सुहागरात नहीं मना पाएगा और आप लोगों को इस नियम को बहुत ही ध्यान से करना होगा। तब से लेकर आज तक उस गांव में ये काल रात्रि का अभिशाप माना जाता है। इस कहानी को सुनकर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मेरे दादाजी ने कहा, बेटी तुम तो हॉस्टल में रहती हो ना, और मैंने भी सुना है कि हॉस्टल में रहने वालों को कई बार भूतिया अनुभव होते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है? तो मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी ये बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर लोगों को हॉस्टल में भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में सुसाइड कर लेते हैं और उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो मेरे दादाजी ने कहा, बेटी तो फिर तुम्हारे साथ भी जरूर कोई खौफनाक घटना हुई होगी। इतना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा, हाँ दादाजी, मेरे साथ भी बहुत सारी भूतिया घटनाएं हुई हैं, वो भी 2-2 बार। तो फिर मैंने अपनी भूतिया घटनाओं के बारे में अपने दादा और दादी को सुनाना शुरू किया। ये बात करीब 2014 की है। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे कोटा में जाकर नीट यूजी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। फिर मैं भी अपने सपनों को लेकर कोटा के लिए निकल पड़ी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं आज तक कभी भी हॉस्टल में नहीं रही। ये मेरा पहला समय था कि मैं अपने घर से इतनी दूर जाकर रहना, खाना, और ख़ास बात तो ये थी कि वहाँ के अलग अलग बच्चों के साथ घुलना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने कोटा पहुंचकर वहाँ के वार्डन से बात करके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रूम ले लिया। सबसे ऊपर रूम होने की वजह से वहाँ बच्चे भी कम थे, क्योंकि वहाँ लिफ्ट नहीं थी और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। मेरा रूम बालकनी की तरफ था। बालकनी से दूर सिर्फ बड़े बड़े हॉस्टल और जंगल दिखाई दे रहे थे और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा होता था। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ हर सर्दी की रात को भेड़िया निकला करते थे। जिस समय पर मैं तैयारी कर रही थी उस समय स्मार्टफोन नहीं थे मेरे पास बस एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल था। अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मैं अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाती और गाना सुनते हुए बालकनी पर बैठकर आराम से आसपास का नज़ारा देखती रहती। हमारा शेड्यूल इतना बिजी था कि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाई कर रही थी वहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी और साथ ही वहाँ पर बहुत ही कड़ा प्रशासन था, क्योंकि पूरे हफ्ते तो पढ़ाई होती और संडे वाले दिन भी एग्ज़ाम होते थे, इसलिए बहुत ही कम समय अपने लिए बचता था। उस हॉस्टल के गेट ठीक 7 बजे बंद हो जाते थे और अगर किसी ने क्लास मिस किया तो सीधा उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता था। उस समय मैं काफ़ी बिजी होती थी, पर फिर भी अपने लिए कुछ घंटे निकाल लेती और बालकनी में जाकर गाने सुनती ताकि दिन भर की थकान मिटा सकूं। इसी तरह एक रात मैं अपने बालकनी पर बैठकर गाने सुन रही थी। तभी मैंने देखा कि जंगल से बहुत सारे भेड़िए निकलकर कोटा के सड़कों पर इधर उधर भाग रहे थे। ये सब देखकर पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। मौसम काफ़ी अच्छा था और चांद भी पूरा निकला हुआ था।
और रह रहकर झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैं महावीर नगर के एक हॉस्टल में रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे सामने वाली बिल्डिंग पर एक लड़का हॉस्टल के सबसे ऊपर वाली छत पर टहल रहा था। लड़का देखने में मेरी उम्र से थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसको टहलते हुए देखा तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि मैं थोड़ी शर्मीली किस्म की हूँ। और इसी तरह रोज़ वो लड़का रात को छत पर टहलने आने लगा, और जब मैं उसको देखती तो मैं अपने कमरे में वापस आ जाती। एक बात जो कि बड़ी अजीब थी कि उसके रूम की लाइट सुबह शाम हमेशा बंद रहती। और एक दिन किस्मत अच्छी होने के कारण संडे फ्री मिल गया। जिस दिन हमारा टेस्ट होना था उसी दिन कुछ वजह से वो टेस्ट कैंसिल हो गया। मैं अपने रूम पर आराम से सो रही थी और करीबन दोपहर के 12 बजे साफ़ सफाई करने वाली दीदी आई। वो लगभग मेरी उम्र से 7-8 साल बड़ी थी। उनसे मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत होती थी और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने पूछा, दीदी ये जो सामने वाली बिल्डिंग है वो क्या बॉयज़ हॉस्टल है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी अंकिता मैम, ये बॉयज़ हॉस्टल है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? किसी ने आपको परेशान किया है क्या वहाँ से? तो मैंने कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, तो अंकिता मैडम कहीं आपको कोई पसंद तो नहीं आ गया? मैंने कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो और। फिर मैंने उनसे कहा, अच्छा दीदी, वो उस फ्लोर पर एक लड़का हमेशा रात को टहलने आ जाता है और मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से घूरता रहता है। जब मैं अपनी बालकनी पर बैठकर गाने सुनती हूँ वो उसी टाइम पर आता है, लेकिन वो कुछ कहता भी नहीं है और बस मुझे घूरता रहता है। यहाँ तक कि उसके कमरे की हमेशा लाइट बंद रहती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो पूरे दिन कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन रात के वक्त वो छत पर टहलने आ जाता है। तो मैंने कहा, दीदी आप भी तो उसी हॉस्टल में काम करती हो, तो आप देख सकती हो कि ये कौन ऐसा करता है। मैं उसकी हॉस्टल वार्डन से कंप्लेंट करूँगी। मेरे पास तो स्मार्टफोन है नहीं, वरना मैं तो उसकी वीडियो बनाकर दिखाती कि वो कैसे मुझे घूरता है। तो काम वाली दीदी ने कहा, अरे अंकिता मैडम, ज़रूर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो मैंने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो दीदी? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि जिस रूम की आप बात कर रहे हो वो पिछले 3 सालों से बंद है। उस रूम में एक लड़के ने सुसाइड किया था और उसकी भी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन एग्ज़ाम में फेल होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि उसके माता पिता भी उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और तब से मैं रात के वक्त बालकनी पर नहीं गई। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद मैंने सपने में उस लड़के को बहुत ही करीब से देखा और वो मुझसे कह रहा था, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी अपने घर से बहुत दूर आकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हो। मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ज़रूर डॉक्टर बनोगी। अगर तुम डॉक्टर बन गई तो मेरी अधूरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उसने ये भी बताया कि पास में ही एक बड़ी सी हनुमान मंदिर है, वहाँ जाकर तुम मन्नत मांगो, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जब मैंने ये सपना देखा तभी मेरे बगल में रखा हुआ अलार्म क्लॉक बज गया और मेरी नींद खुल गई। उठने के बाद भी मैं उस सपने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मैंने समय देखा तो मुझे याद आया कि मुझे क्लास भी जाना है। फिर मैं तैयार होकर क्लास में गई और पूरा दिन मैं वही सब सोच रही थी। क्लास करने के बाद मैं उस संकट मोचन हनुमान मंदिर में गई और वहां जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और अपनी मन्नत मांगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मंदिर से आने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था और फिर मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। और कुछ ही महीनों के बाद जब हमारे एग्ज़ाम हुए तो मैंने बहुत ही अच्छे नंबरों से नीट यूजी को क्रैक कर लिया। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिला। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई भूत इतना बुरा नहीं होता। और आज मैं डॉक्टर हूँ और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं वो लड़का कौन था, लेकिन मैं उसकी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। भगवान उसको जहाँ भी रखे खुश रखे और वो शांति से रहे। ये दूसरा किस्सा आज से करीब 7 साल पहले का है और पढ़ाई के चलते मेरा ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजरता था।
और उस समय मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था और मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया। लेकिन कॉलेज की सेकेंड ईयर से मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। मैं मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी। उस टाइम हमें फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना पड़ा, जिसके चलते हमें पोस्टमार्टम रूम में जाकर डेड बॉडीज़ के साथ प्रैक्टिकल करना था। इसी तरह एक दिन मैं क्लास में काफ़ी लेट में पहुंची, क्योंकि मैं कभी भी अपने घर से बाहर नहीं रही, जिसके चलते मुझे उस टाइम सुबह उठने में देरी हो गई। तो सर ने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट करना पड़ेगा और ज़्यादातर सभी बच्चे चले गए थे और क्लास में केवल मैं ही रुकी थी। सच में पोस्टमार्टम का रूम काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। शाम के वक्त मैंने अपनी शिफ्ट ख़त्म करी और मैं हॉस्टल की तरफ वापस आने लगी। पीछे मुड़कर मैंने पोस्टमार्टम रूम की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस रूम से कोई मुझे देख रहा है। ठंड का मौसम था, पूरा कोहरा छाया हुआ था और एक छोटी सी लाइट जल रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी भागकर हॉस्टल वापस आ गई। उस रात तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मैं जब पोस्टमार्टम रूम के सामने से गुजरती तो बड़ी ही अजीब सी आवाज़ आती और उस रूम का ताला अपने आप हिलने लगता। लेकिन मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। एक दिन जब मैं पोस्टमार्टम रूम से निकलकर बाहर जा रही थी, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा हो। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद से हर रोज़ मुझे काफ़ी डर लगने लगा और हमेशा ऐसा लगता जैसे मेरे आसपास कोई साया है। अब मुझे नींद भी नहीं आती थी। मेरी आदत कमरे की लाइट बंद करके सोने की थी, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं लाइट भी बंद करके नहीं सोती थी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन मैं लंच करके अपने रूम पर आ गई और चुपचाप सो गई, क्योंकि उस दिन काम के चलते काफ़ी थकान थी और मैं शाम को ही सो गई। मेरे कमरे की लाइट भी बंद थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि एक काली सी परछाई मेरे साइड में खड़ी थी। और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो परछाई मेरी खिड़की को तोड़कर बाहर निकल गई। उस दिन मैं काफ़ी डर गई तो मैंने एक पीर बाबा को दिखाया। उन्होंने मुझे झाड़ा फूका, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और उनसे पूरी बात बताई। तो मेरी मम्मी ने हमारे घर के पंडित जी से बात की और मेरे नाम की एक पूजा करवाई। और फिर पंडित जी ने मेरे नाम का एक धागा मेरी माँ को दे दिया और कहा कि इसको बेटी को बांधने के लिए दे दो। फिर मेरी माँ ने पोस्ट के जरिए वो धागा मेरे पास भेज दिया। उस धागे को पहनने के बाद मुझे वो परछाई फिर कभी नहीं दिखाई दी। इसी तरह 2-3 साल बीत गए, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जब भी हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो हाथ में कोई भी धागा, अंगूठी या चूड़ी नहीं पहनते। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो धागा उतारना पड़ा और फिर तभी सारी परेशानियां एक के बाद आने लगी। उस धागे को उतारने के बाद मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने वो धागा कहाँ रखा। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पर भी उसका असर होने लगा और मैं अपनी पढ़ाई में कमज़ोर होने लगी। मेरे घर परिवार में थोड़ी बहुत बहस भी होने लगी और कॉलेज के दिनों में जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उससे भी मेरा रिश्ता टूट गया। पर कोशिश करती कि मेरा पढ़ाई पर इसका कोई असर ना हो, लेकिन दिन पर दिन मेरी तबीयत भी और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान मैंने अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें महसूस की, जैसे मेरे आसपास काली परछाई का होना। और इसी तरह एक बार मेरी नाइट ड्यूटी के दिन मेरे पार्टनर ने कहा, अंकिता तुम हॉस्टल जाओ और आराम करो, क्यों ना हम दोनों नाइट ड्यूटी को आधा आधा कर लेते हैं। इससे हम दोनों की नींद भी अच्छे से पूरी हो जाएगी और हमारी ड्यूटी भी पूरी हो जाएगी। मुझे ये बात सही लगी। मेरे पार्टनर ने कहा कि मैं रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करूंगी और तुम सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया और अपने बिस्तर पर सो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल का अलार्म बजा। मैंने बंद किया और हॉस्टल से बाहर निकली, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया दिख नहीं रहे थे। मैं थोड़ी दूर चलकर गई तो सामने कोई कंबल ओढ़कर, टोपी पहने और हाथ में डंडा लिए हुए था। मुझे लगा शायद वो सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठंड का मौसम था तो मैंने आवाज़ लगाई, अरे ओ गार्ड भैया जरा सुनना तो, हॉस्टल का दरवाज़ा खुला है, उसको बंद कर लेना आप, मैं जा रही हूँ ड्यूटी के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा
और सिर झुका के बस वो मेरी ओर चलते हुए आ रहे थे। मैंने उनको फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन वो बिना कुछ बोले मेरी तरफ आ रहे थे। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, मैडम, अरे ओ मैडम, आपकी चाबी नीचे गिर गई थी। मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा, अरे सॉरी भैया, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ हो तो वो सामने कौन है। पर जैसे ही मैंने सामने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो भैया बोले, अरे मैडम, वहाँ तो कोई भी नहीं है, ये लीजिए अपनी चाबी। मैं चाबी लेकर जल्दी से निकल तो गई, पर ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई भाग रहा हो और मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भागी। फिर जहाँ मुझे ड्यूटी करनी थी, मैं उस रूम की तरफ गई और मैंने अपनी पार्टनर को आवाज़ लगाई। तो उसने मुझे देखते ही कहा, अरे अंकिता, तुम इतनी जल्दी आ गई? अरे मैंने तो सुबह 4 बजे आने को बोला था और अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। तभी मुझे समझ आया कि मेरे साथ छलावा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि रात को 3 बजे ये सारी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। अब धीरे धीरे मुझे हर रोज़ कुछ न कुछ डरावनी चीज़ों का अनुभव होने लगा था। जब ये हद से ज़्यादा हो गया तो मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ लेकर अपने घर वापस आ गई। मेरा रूम और मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा का रूम अलग अलग है और मेरे रूम के बाहर एक और रूम है और मेरे रूम में एक खिड़की लगी हुई है और उस खिड़की से अंदर से बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन बाहर से अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो मैं जिस दिन अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रूम के बाहर कोई काला साया खड़ा हुआ है। उसकी लाल आंखें और लंबे लंबे हाथ पैर थे और उसने खिड़की को पकड़ा हुआ था। इतना देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो काला साया अचानक छलांग मारकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस समय मैं डर के मारे बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। फिर मैंने अगले दिन अपने मम्मी को ये सारी बात बताई तो उन्होंने हमारे घर के पंडित जी को बुलाया और उन्होंने पूजा पाठ करके मुझे पहनने के लिए एक छोटा सा लॉकेट दिया और कहा, बेटी, चाहे जो हो जाए इसको कभी मत उतारना, और हाँ, हर बृहस्पतिवार को कुछ चढ़ावा गरीबों को देना। और फिर मेरी माँ से कहा कि बेटी का बृहस्पतिवार थोड़ा भारी है और अगर बिटिया खुद मजबूत बने तो कोई भी बुरी शक्ति इसका कुछ नहीं कर पाएगी। और उसके बाद से आज भी वो लॉकेट मेरे गले में है और हर बृहस्पतिवार को मैं दान करती हूँ और भगवान की दया से तब से मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये कहानी सुनने के बाद मेरे दादा और दादी दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर उन्होंने कहा, चलो बेटी, अब ज़्यादा रात हो गई है, अब खाना पीना खाकर हम सो जाते हैं। इतना कहकर हम सभी उठे, कमरे में गए और खाना पीना खाया और आराम से सो गए। तो दोस्तों, आपको ये बंगाल की डरावनी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।